नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की। दूसरी बड़ी, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीश बयान पर सूबे के साधु संत नाराज हो गए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर अखाड़ों ने कड़ी नाराजगी जताई है। तीसरी बड़ी खबर, हरियाणा की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राज्य में रैली करेंगे। चौथी बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की मस्जिदों में अवैध निर्माण के विवाद को लेकर 4 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की। सीएम ने कहा वे खुद छात्र आंदोलन करके आगे आई है। उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत संघर्ष किया है, वे आपके संघर्ष को समझती है। ममता ने कहा उन्होंने पद की चिंता नहीं की। डॉक्टर रात भर बारिश में विरोध पर बैठे थे, वे रात भर परेशान रही। सीएम ने कहा वे डॉक्टर्स की मांगों को सुनने के बाद उसका अध्ययन करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा वे अकेले सरकार नहीं चलाती है, वे मांगों का वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अध्ययन कर समाधान जरूर निकालेगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा जरूर मिलेगी। ममता के सबके लिए प्रदर्शनकारियों से थोड़ा समय देने की मांग की और कहा विरोध कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। वे आपसे अनुरोध करती है कि आप काम पर वापस लौटे। अस्पताल के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा से जुड़े सभी काम शुरू कर दिए गए और आगे भी किए जाएंगे। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি, কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष अग्रवाल जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। जैसे कि ममता बार बार रंग बदलती है और देखा जाता है कि कभी वो डॉक्टरों के साथ होती है, तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही कंफ्यूज है। तो क्या वो जनता को भ्रमित करना चाहती है क्या? देखिए, ममता बनर्जी जी इस समय तय नहीं कर पा रही कि उन्हें करना क्या है। अगर डॉक्टरों की समस्याएं इतने दिन के बाद भी आज उन्हें नहीं मालूम कि डॉक्टरों की समस्याएं क्या है, हल कैसे करनी होंगी, और वो राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री होने के बाद वो कहती है कि ये और अधिकारियों की चिंता का विषय है, मैं उनके संग बात करके आपको इसका हल बताऊंगी। इससे ये साफ प्रतीत होता है कि वो इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहती, सिर्फ डॉक्टरों की हड़ताल को किसी तरीके से खत्म करना चाहती है। अगर वो राज्य की मुख्यमंत्री है, ये उनका तीसरा टेन्योर है, आज भी उन्हें डॉक्टरों की समस्या समझने के लिए समय चाहिए। शुरू में जब ये इंसिडेंस हुआ था तो वो कह रही थी ये इंसिडेंस ही गलत पोर्ट्रे करता जा रहा है, इंसिडेंस इस तरीके से नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब डॉक्टरों के पास भी कोई समस्या नहीं थी? आज उनके पास कोई विकल्प नहीं है जनता की समस्याओं को सुनने का, क्योंकि ये समस्या एक जन आंदोलन का रूप ले रही है और उन्हें लग रहा है चुनावी दृष्टि से ये गलत हो रहा है। जी, जैसा कि देखा गया था कि उन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। तो अगर उनको इतना ही था तो वो राज्यसभा को जाके इस्तीफा डायरेक्ट देगी। तो उनकी क्या नौटंकी देखी जा रही है कि वो इस्तीफा दे रही है या नहीं दे रही है? देखिए, ये इमोशनल कार्ड खेला था जनता में अपनी जगह बनाने के लिए, क्योंकि जिसको इस्तीफा देना होता है वो इस्तीफा देने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। लेकिन उन्होंने जनता के बीच में ये जगह बनाने की कोशिश करी थी कि शायद इस इमोशनल कार्ड से डॉक्टर उनसे बातचीत करने आ जाए।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि समय बीतता जा रहा है, इसके बाद भी जनता इसको संज्ञान में नहीं ले रही, तो वो खुद आई और खुद उन्होंने अपनी चीजें व्यक्त करी। लेकिन आज अगर वो डॉक्टर्स की सारी समस्याओं का हल लेके आती और उनके बीच में ये कहती कि आपकी 10 मांगे थी, मैंने 8 मांगे मान ली है, बाकी तो पे विचार करेंगे, तो वो एक सॉल्यूशन की बात होती। लेकिन आज भी उन्हें समस्या ये नहीं मालूम इसको हल कौन करेगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि वो हड़ताल को बस खत्म कराना चाहते हैं, जिससे कि ये जन आंदोलन धीरा पड़ जाए। ममता बनर्जी ने एक बात कही है कि वो अकेले सरकार नहीं चलाती हैं। देखिए, ये ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट है। कौन नहीं जानता कि बंगाल में कौन सरकार चलाता है, कौन सरकार नहीं चलाता। आप देखिए, सरकार ने अपने डिफेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसा लॉयर लाया है। क्या अब ये अच्छा नहीं होता कि वो पीड़िता के लिए ऐसा कोई लॉयर लेके आती जो उस पीड़िता के न्याय के लिए सीबीआई से और भारत सरकार से लड़ता भी कब न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी का ये कहना कि उनके पास कोई पावर नहीं है या अधिकारी डिसीजन लेते हैं, ये तो व्यर्थ की बात है लोगों को ये समझाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है आज बनर्जी जी को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसा करा जाए जिससे कि ये जन आंदोलन धीरा पड़ गया। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगले महीने बंगाल जो एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तरफ जा रहा है, दुर्गा पूजा की तरफ जा रहा है, और जहां तक मुझे उम्मीद है या मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप देखेंगे कि दुर्गा पूजा के जितने भी पंडाल होते हैं वो सब इसी थीम के आसपास आधारित होंगे कि कैसे महिलाओं को बंगाल में न्याय मिलेगा। ममता बनर्जी उस चीज को रोकने की कोशिश कर रही है। देखें वो कहां तक कामयाब होती है, क्या डॉक्टर उनकी बात मानते हैं, क्या जन आंदोलन शांत होता है या नहीं होता। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मठाधीश बयान पर सूबे के साधु संत नाराज हो गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाले बयान पर अखाड़ों में कड़ी नाराजगी जताई है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण के महंतों ने अखिलेश के इस बयान की निंदा की है और चेतावनी दी है कि अखिलेश अपने इस बयान पर संत समाज से माफी मांगे। यही नहीं, महंतों ने कहा है कि अखाड़ा महाकुंभ 2025 में अखिलेश यादव का बहिष्कार करेंगे। संतों ने कहा कि मठाधीश माफिया का अंतर और मठ मंदिर की मर्यादा अखिलेश यादव नहीं जानते। साथ ही उन्होंने कहा कि माफियाओं को संरक्षण देने का काम तो अखिलेश यादव का है। वैसे किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा बोलना गलत है। हालांकि अन्य धर्मों के खिलाफ तो अखिलेश यादव ने कभी कुछ नहीं बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा, लगता है मुझ पर जल्द मानहानि का केस भी होगा। मठाधीश और माफिया कहे जाने से जुड़े सवाल पर कहा, जिन संतों को बुरा लग रहा है, इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के माफिया मठाधीश वाले बयान को लेकर प्रदर्शन किया है और उनका पुतला भी फूका है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने संत समाज के लिए मठाधीश को माफियाओं से तुलना की है, निश्चित रूप से यह राजनीति में उनकी नीचता की पराकाष्ठा। इसीलिए आज पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में पूरा रोष है और उसी विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव का पुतला दहन करके उनको चेतावनी दी है कि अगर इस बार आपने, पहले तो उनको मैंने कहा है कि पुतला दहन करके विरोध किया है कि वो इस कृत्य के लिए माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगती जरूरत पड़ी तो अभी तो अकबरपुर में भी जनपद में पुतला फूका है, इसके बाद उनके लखनऊ जाकर के मुख्यालय में पुतला फूकने का कार्य करेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है और उत्तर प्रदेश की फिजा में भी बदलाव देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? और अखिलेश यादव का पुतला भी फूका जा रहा है। बिल्कुल तरुणा, देखिए 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे की एक रिपोर्ट पर अपने जो सपा मुख्यालय में उन्होंने भाषण देना शुरू किया था। भाषण देते देते अखिलेश यादव यहाँ पर एक विवादित बयान दे बैठे, जिसमें उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है। और साथ ही उन्होंने आगे एक बात और कही थी कि आने वाले समय में उन पर मानहानि भी हो सकती है, मानहानि का लोग मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही बीएसपी पे भी उन्होंने तंज कसा कि जूते मारो 4 का भी नारा किसी ने दिया था, गूगल कर लीजिए, गूगल पे सब चीजें जो है मौजूद हैं।
लोग जान सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने जहां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा, इसके साथ ही बसपा पे भी निशाना साधा। चौतरफा जो है अखिलेश यादव सभी पार्टियों को घेरने में लगे हुए थे और इसी बड़बोलेपन में अखिलेश यादव ने साधु संतों के खिलाफ एक बड़ा बयान दे दिया। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2017 में मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वह सबसे पहले गोरक्षनाथ पीठ गोरखपुर के महंत भी हैं और 5 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। क्योंकि महंत की एक गद्दी होती है, महंत और कोतवाल एक गद्दी के सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं। ऐसे में इनका जो सम्मान होता है वो सर्वोपरि होता है और इसके साथ इस गद्दी से इनकी एक परंपरा भी जुड़ी होती है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये जो एक तरीके से उनका जो बयान है वो अपराध को लेकर उन्होंने दिया है। इसको लेकर जो साधु संतों में अब विरोध उत्पन्न हो गया है। वहीं पंचायती राज अखाड़ा उदासीन ने इसका विरोध जताया है और अखाड़ा के संतों ने कहा है कि 2025 में जब कुंभ होगा तो उसका विरोध जताएंगे, अखिलेश यादव के खिलाफ होंगे और कुंभ में यह बात रखी जाएगी साधु संतों के समक्ष और उसके बाद ही पूरे देश में अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठनों ने अखिलेश यादव के इस बयान पर साधु संतों का अपमान बताया है, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का अपमान बताया है, जिसको लेकर आज कई जगह पुतला दहन किया गया था। वहीं कानपुर के देहात के जिलाध्यक्ष परवेश कटियार ने भी पुतला दहन किया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो कृत्य है वो हिंदू समाज और सनातन समाज के साथ ही संतों का बड़ा अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यदि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उनके प्रदेश मुख्यालय पर भी उनका पुतला फूंकने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव इस बयान को जब दे रहे तो उन्हें भली बात ज्ञान था कि इससे राजनीति गर्म होगी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर मानहानि का भी मुकदमा हो सकता है। तो यानी कि जानबूझकर उन्होंने जो है महंतों के ऊपर जो है बयान दिया है ताकि एक बार फिर राजनीति गर्म हो जाए। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि धर्म विशेष को खुश करने को लेकर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है। निश्चित तौर से अखिलेश यादव की मानसिकता यही थी कि इस बयान को देकर एक बार उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म किया जाए, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ पहले गोरखनाथ पीठ के पहले वो महंत हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा ही संत परंपरा को एक तरफ रखते हैं और मुख्यमंत्री जो शासन प्रशासन के हैं उसको वो एक तरफ रखते हैं। दोनों दायित्वों का हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना निर्वहन करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं एक संत हूं, इसलिए संत परंपरा का वो निर्वहन लगातार करते रहे। कई मंचों पर सार्वजनिक स्थान से उन्होंने कहा भी है। और अगर कहा जाए कि प्रशासनिक कार्यों को लेकर भी उनकी गतिविधि अलग रहती है और धार्मिक कार्यों को लेकर गतिविधि अलग रहती है, उसमें शासन प्रशासन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। और ऐसे में गोरखनाथ मठ के मठाधीश होने के नाते उन पर जो बयान किया गया है वो अखिलेश यादव को आने वाले समय में काफी नुकसान भी दे सकता है और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और यह इसकी वजह यही मानी जा रही है, अखिलेश यादव धर्म विशेष के लोगों को खुश करने को लेकर ये जानबूझकर बयान दे रहे थे। जी प्रशांत, जैसे कि दूसरा सवाल यह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये जो बयान दिया है, अभी उपचुनाव होने वाले तो उस पर क्या असर डालेगा? देखिए बड़ा असर होगा, निश्चित तौर से होगा और ये राजनीतिक बयान भी है। देखो इस बयान को लेकर अगर बात की जाए तो ये इसीलिए जानबूझ के दिया गया है। तभी अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर अभी इस बयान के बाद मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि जिस बलबूते पर अखिलेश यादव ने 2024 में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें पाई वो नुकसान भी होगा। दो तरफा नुकसान होगा। एक तो पहला जो पीडीए का नारा लेकर वो चल रहे थे जिसमें डी का नाम दलित उन्होंने दिया था, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर बात आई उसमें अखिलेश यादव का साफ रुख नहीं रहा। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नीचे दबे रहे और उन्होंने अपनी बात साफ नहीं की। तो एक तरफ उनसे दलित नाराज चल रहा है, दूसरी तरफ हाल में ही 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरीके से मठाधीश और माफियाओं में अंतर न होने के बयान दिया है उससे साधु संतों के साथ हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में भी नाराजगी हो गई। और खासकर पूर्वांचल की बात कर ली जाए तो पूर्वांचल में क्योंकि गोरखनाथ मठ का सबसे बड़ा महत्व है। एक तरह सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, शायद अखिलेश यादव इतिहास भूल गए हैं, चाहे मुगल काल रहा हो चाहे अंग्रेज रहे हो, इस गोरखनाथ मठ का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। गोरखनाथ मठ हमेशा ही ऐसा रहा है, उसका अपना एक वर्चस्व रहा, उसकी एक अपनी आस्था रही है। यह याद रखना चाहिए, राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर या अन्य मंदिरों पर हमले हुए हैं, चाहे मुगल कालीन हो या अंग्रेजों के जमाने में हो, लेकिन नाथ संप्रदाय के सबसे पवित्र माना जाना वाला गोरखनाथ मठ वहां पर अंग्रेजों ने और खासकर कहा जाए कि मुगल सल्तनत ने कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसी से अखिलेश यादव को अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि जिस मठ की वो बात कर रहे हैं, जिस मठाधीश की बात कर रहे हैं उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब क्या होगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा की 90 सीटों पर
रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा की 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार राज्य में रैली की। यह रैली कुरुक्षेत्र की थीम पार्क में हुई। रैली में जीटी बेल्ट पर लगते 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार मौजूद रहे। इनमें करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल की कैंडिडेट शामिल है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर 8 एसपी, 20 डीएसपी सहित 2500 पुलिस के जवान तैनात है। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा चुनाव को लेकर 20 सितंबर को नामांकन खत्म हो चुके हैं। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आलोक श्रुति जी जुड़ गए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की यह पहली रैली है और 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। आप मुझे सुन पा रहे जी हैं? हाँ। हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ, तो देखिए ये तीसरी बार जो है बीजेपी अपने सरकार को बनाने के लिए चुनाव में उतरी है और आप देख रहे हैं कि 10 साल एक लंबा समय होता है। यहाँ पे छोटी विधानसभा होती है, विशेषकर 90 सीट की होती है, वहां पे फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जितने भी छोटे राज्य जहाँ 70 से लेकर 90 सीटों के बीच में होता है, वहां जो चुनाव होता है बड़े कांटे का होता है। ऐसे में आपने देखा है कि ज्यादातर इन स्टेट्स में जो है, राज्यों में सरकारें बदलती रहती हैं। आपने देखा यह कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बनती चली आई हैं बड़े लंबे समय से, हर 5 साल बाद बदलती है। लेकिन पिछली बार इतिहास हो गया था और बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलके किसी तरीके से अपनी ये सरकार बना ली थी, बचा ली थी। लेकिन इस समय जो है आपने देखा कि जिस तरीके से जाट आंदोलन हुआ, उसके बाद आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है इस समय हरियाणा में पुनः एक बार सरकार बनाने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब सक्रिय हो गए हैं। अब रैली का दौर आधा शुरू हो गया है, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही चुनाव है। ऐसे में आप देखेंगे आज जो पहली हो रही है, उसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारी रैलियां जो है, स्टार प्रचारक जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में के दंगल में कूद पड़ेंगे। जी, और ये भी देखा जा रहा है कि पीएम मोदी 5वीं बार कुरुक्षेत्र जा रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन के दौरान। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जो बागडोर है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में आ गई है। आप देख रहे थे कि वहां पे खट्टर सरकार थी, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही। उसके बाद सैनी, नायब सिख सैनी को ओबीसी कैंडिडेट के आधार पे जो है उनको उतारा गया था और उनको काफी कम समय मिला मुख्यमंत्री पद पे रहने का, इसलिए बहुत ज्यादा वो निर्णायक फैसले नहीं ले पाए। तो ऐसे में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ अगर पानीपत की लड़ाई में उतरते हैं तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बीजेपी के लिए अच्छा हो सकता है। जी, तब आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की मस्जिदों में अवैध निर्माण के विवाद को लेकर 4 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। शिमला से सटे सुन्नी, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर जिले के पावटा साहिब और मंडी के सुंदरनगर में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। ये संगठन शिमला के सजोली मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन में पुलिस लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, साथ ही उनके कामकाज पर नजर रखी जाए। इस प्रदर्शन के समर्थन में पूरे प्रदेश के बाजार भी 2 घंटे तक बंद रहे। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए पूरे राज्य में मस्जिदों और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों के बाहर पुलिस तैनात की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संजौली में बनी मस्जिद अवैध है, इसको तोड़ा जाए। 5 सितंबर को संजौली और चौड़ा मैदान में प्रदर्शन हुआ। शिमला के स्थानीय लोगों ने मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने संजौली ढली में उग्र प्रदर्शन किया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक श्रुति जी जुड़ गए हैं। आपका न्यूज आवर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि
जब अवैध निर्माण शुरू हुआ था तब उसे रोका क्यों नहीं गया था मस्जिद का? जी हाँ, देखिए सरकारें होती हैं, आती हैं, और आप देखते हैं जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारियां हैं तो वो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनको जन्म देते हैं। देवभूमि हिमाचल के जो निवासी है वो जल्दी सजग हो गए, क्योंकि आपने देखा था कि एक समय कश्यप मुनि की जो धर्म स्थली थी वो कश्मीर, वो धीरे धीरे जो है बिल्कुल बदलती चली गई और वह हिंदू माइनॉरिटीज में आ गए और मुस्लिम मेजॉरिटीज में आ गए। तो इस तरीके का जहाँ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा उत्तराखंड और हिमाचल में कि जिस तरीके से मुस्लिम आबादी जो है सुनिश्चित तरीके से बढ़ाई जा रही है, उससे इन लोगों को खतरा लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे आबादी कम होती है और जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, तो हिमाचली हो चाहे उत्तराखंडी हो, उनके सामने एक जो कश्मीर का उदाहरण है उससे वो बहुत ही सजग हो गए हैं। तो इस तरीके की जिस तरीके से आपने देखा है कि एक धार्मिक स्थल का निर्माण कर ले, कि धार्मिक स्थल ऐसा होता है कि उस पर जल्दी कोई उंगली नहीं उठाता है, सरकार भी नहीं उठाने की कोशिश करती है और आपके कार्य जो उससे संबंधित है जो निर्माण को रोक सकते हैं वो भी जो है उस पर बहुत ज्यादा जो है कड़ाई से कार्रवाई नहीं करने से डरते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने देखा और तमाम समस्याएं और परेशानी जब उनके सामने आने लगी तब वो जो है कमर कस ली है और सामने निकल के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात है कि जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है वो किस तरीके से साथ बुलंदने की कोशिश करता है या जो वहाँ की सरकार है वो कैसे कार्य करेगी। मसला कोर्ट में जा चुका है, अब देखना है कि जो कोर्ट की कार्रवाई है वो क्या करती है। ये बात तो तय है कि जो वहाँ पे जो मस्जिदों का निर्माण हुआ है वो काफी कुछ अवैध है। ऐसे में सरकार जो इस समय कांग्रेस की सरकार है, देखने वाली बात है कि उसका रुझान किधर होगा, क्या वो अवैध निर्माण को रोकने में सहयोग देगी या अवैध निर्माण को तोड़ने में जो है अपना कार्रवाई करेगी। तो कई फैक्टर्स होते हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि वहाँ के जो हिमाचलीय जो जनता है, निवासी है, वो कैसे इस अनुभव को अपने साथ सजोगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तमाम 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।